हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अध्यालय एंड वेलकम टू माय क्लास। आप सभी का स्वागत है मेरे इस सेशन में। सो टुडे माय टॉपिक स्पेक्ट्रम। आप सबको पता है स्पेक्ट्रम होता क्या है? कोई मुझे बताएगा स्पेक्ट्रम क्या होता है? एनीवन हु इज गोइंग टू रिप्लाई व्हाट इज स्पेक्ट्रम? बचपन से पढ़ते जा रहे हो व्हाट इज स्पेक्ट्रम। अच्छा, मैं पहले बता दूं स्पेक्ट्रम के जो बेसिकली हैं, यहाँ जो हमें पढ़ना है वो पढ़ना है हम लोग को हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में, ठीक है। लेकिन स्पेक्ट्रम कितने टाइप के होते हैं, उसके बाद उसके टाइप के कितने टाइप होते हैं, और तब जाके आपका जो होगा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में हम पढ़ेंगे। और उसमें भी हम लोग स्पेशल लाइंस के बारे में पढ़ते हैं। सबको पता लाइमन बाल्मर सीरीज, पास्कल सीरीज है ना। तो पहले मैं एक बार छोटी सी चीज बता दूं, स्पेक्ट्रम बेसिकली दो टाइप के होते हैं। पहला होता है एमिजन स्पेक्ट्रम और दूसरा होता है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। नाम से आप समझ सकते हो, एमिजन मतलब एमिट होना, एब्जॉर्प्शन मतलब कुछ एब्जॉर्ब कर लेना। मतलब एमिजन स्पेक्ट्रम में आपको बिल्कुल एक कंटिन्यूअस पैटर्न दिख सकता है या वेवलेंथ की एक अच्छी सीरीज दिख सकती है एमिजन में। और एब्जॉर्प्शन में क्या हो जाएगा, कहीं ना कहीं डार्क लाइंस आपको दिखेंगे। ये बेसिक डिफरेंस है, नाम से ही समझ में आ जाता है। अब एमिजन स्पेक्ट्रम के बेसिकली दो टाइप होते हैं। जो जो मैं बोल रहा हूं बस उसको सुनो। पहला होता है कंटिन्यूअस और दूसरा होता है डिसकंटिन्यूअस। तो जो डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम है वही एक्चुअली में हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम है। अब डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम को भी दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया, एमिजन लाइन स्पेक्ट्रम और एमिजन बैंड स्पेक्ट्रम। समझ में आया? और जो आप हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पढ़ते हो ना, वही एमिजन लाइन स्पेक्ट्रम का एग्जांपल है। या एक कलर बैंड में ले लो, यानी अगर आप हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की बात करो तो वो पार्ट है डिसकंटिन्यूअस एमिजन स्पेक्ट्रम का। माइंड में सबके सेट हो गया। अब एक एक करके हम लोग डेफिनेशन पढ़ेंगे और सारी चीजें मैं आपको इलाबरेट करता चला जाऊंगा। तो अगर आपसे पूछा जाए स्पेक्ट्रम क्या होता है, तो तुरंत आपका एक डेफिनेशन आ जाएगा कि सर ये बहुत इजी है, आपके स्क्रीन पे डेफिनेशन है, कोई नई चीज नहीं है। व्हेन अ रेडिएशन इज पास थ्रू अ स्पेक्ट्रोस्कोप, यानी किसी भी रेडिएशन को आपने देखा होगा रेनबो बनते हुए, प्रिज्म से अगर हम पास करते हैं, तो प्रिज्म से अगर हम पास करेंगे तो आपको पता है 7 कलर का जनरली एक बैंड दिखता है ना। इस तरीके से एक आध लाइन ऊपर नीचे हो जाए तो इसके लिए हम सो सॉरी। 1 2 3 4 5 6 7 7 ही दिख रहा है मुझे। तो ये 7 कलर का एक बैंड बना फॉर द डिस्पर्जन ऑफ रेडिएशन। इसी प्रोसेस को आपको पता है, फिजिक्स में पढ़ चुके हैं, डिस्पर्जन ऑफ लाइट। द पैटर्न ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम ऑफ द गिवन रेडिएशन। और ये आपका क्या बन गया? स्पेक्ट्रम बन गया। मतलब सिंपल जनरल लफ्जों में आप क्या पढ़ते हो, व्हाइट लाइट जब प्रिज्म से पास करती है तो 7 कलर में वो आइसोलेट हो जाती है, यानी 7 कलर का एक बैंड बना देती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं भाई? स्पेक्ट्रम बोल देते हैं। ये हम बचपन से हम लोग पढ़ते जा रहे हैं, क्लियर। अब आता है स्पेक्ट्रम के टाइप। स्पेक्ट्रम के दो टाइप होते हैं, एमिजन, नाम से ही आपको अभी बता दिया, समझ में आ गया, और एब्जॉर्प्शन। तो क्या होता है एमिजन स्पेक्ट्रम? स्पेक्ट्रम और पैटर्न ऑफ ब्राइट लाइन और बैंड seen when the electromagnetic radiation emitted by a substance is passed into spectrometer। मतलब अभी जो आपने देखा जिस तरीके से इस तरीके से बैंड बनता हुआ दिख जाए, तो यही आपका क्या है बच्चों? एमिजन स्पेक्ट्रम है, क्लियर। अब एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्या है, इस चीज को समझो बच्चा। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्या? स्पेक्ट्रम ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ट्रांसमिटेड थ्रू अ सब्सटेंस शोइंग डार्क लाइन। अभी आपने क्या देखा, एमिजन में लाइट को पास किया तो इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे एकदम बिल्कुल सा एक पैटर्न बन गया, बिल्कुल एकदम ब्राइट लाइट, सब एक दूसरे से काफी क्लोज है। लेकिन जब हम एब्जॉर्प्शन की बात करें तो इसमें से कुछ वेवलेंथ जो होंगे वो एब्जॉर्ब हो जाएंगे। मींस आपको पैटर्न कुछ ऐसा दिखेगा। सपोज करो ये लेमडा 1 दिखा, बीच में लेमडा 2, लेमडा 3 गायब, यानी उस जहां पे ग्लोइंग लाइन था उस जगह पे डार्क आ गया। फिर इस जगह पे आपका लेमडा 4 दिख गया। यानी a spectrum of electromagnetic radiation transmitted through a substance showing dark line or band due to absorption of specific wavelength। यानी जिस जिस वेवलेंथ को वो एब्जॉर्ब करेगा उस जगह पे क्या हो जाएंगे? डार्क लाइन आ जाएंगे। और इस तरह के स्पेक्ट्रम को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। क्या माइंड में सेट? एमिजन मतलब आपको सेट हो गया, एमिट हो जाएगा, एकदम कलर बैंड आ जाएगा। एब्जॉर्प्शन मतलब सपोज करो ये लेमडा 1, लेमडा 2, लेमडा 3, लेमडा 4, लेमडा 5, लेमडा 6 या लेमडा 7 है, ठीक है, एक पैटर्न बन गया। अब उसमें से सपोज करो लेमडा 2 और लेमडा 3 को एब्जॉर्ब कर लिया, तो उस जगह पे क्या आ जाएगा? डार्क लाइन आ जाएगा। अब सपोज करो लेमडा 5 और लेमडा 6 को एब्जॉर्ब करेगा, क्या हो जाएगा? डार्क लाइन आ जाएगा। तो इस तरीके से अगर डार्क लाइन का पैटर्न दिख जाए तो आंख बंद करके आप सीधा बता सकते हो सर दिस इज एग्जांपल ऑफ एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। कोई प्रॉब्लम? अब
एमिजन और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में बेसिक डिफरेंस अगर आपसे कोई पूछे कि भैया पूरी तरीके से मुझे डिफरेंस बताओ, देखो क्या है। आपको पता है एमिजन में इट गिव्स ब्राइट लाइन ऑन द डार्क बैकग्राउंड, कंप्लीटली ब्राइट लाइन है, कहीं कोई आपका क्या बोलते हैं ब्लैक लाइन आएगा नहीं, क्योंकि सारे पैटर्न आपके दिख रहे हैं। रेडिएशन फ्रॉम एमिटिंग सोर्स आर एनालाइज बाय द स्पेक्ट्रोस्कोप, बिल्कुल सही। एब्जॉर्प्शन में इट गिव्स डार्क लाइन ऑन द ब्राइट बैकग्राउंड, यानी कहीं से जिसको एब्जॉर्ब किया उस जगह पे डार्क लाइन दिखेगा। इट इज ऑब्जर्व्ड व्हेन द व्हाइट लाइट इज पास थ्रू द सब्सटेंस, ठीक है, एंड देन ट्रांसमिटेड रेडिएशन आर एनालाइज बाय द स्पेक्ट्रोस्कोप। मतलब पहले कोई लाइट आ रही है किसी सोर्स से, उसको तुमने क्या किया, किसी सबस्टेंस से पास किया। अब उस सबस्टेंस के नेचर के अकॉर्डिंग, आपका मतलब व्हाइट लाइट में माना मैंने 7 टाइप के वेवलेंथ होंगे, सबको पता विबग्योर होता है। अब उसको किसी सबस्टेंस से पास किया, मान लिया मैंने H2 से पास किया या नियन से पास किया या कोई भी सबस्टेंस से मैंने पास किया। अब उस नेचर के अकॉर्डिंग वो कुछ वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर लेगा, अब उसके अंदर क्या कैपेबिलिटी है तो वो जानता है, और उससे एब्जॉर्ब करने की वजह से जो ये 7 वेवलेंथ के जगह पे कुछ स्पेसिफिक वेवलेंथ निकलेंगे। और मतलब कब, प्रिज्म से जब हम स्पेक्ट्रोमीटर पे उसको देखेंगे तो कुछ स्पेसिफिक वेवलेंथ मिलेंगे, और वो जो स्पेसिफिक वेवलेंथ मिल रहे हैं वो एक्चुअली डिपेंड कर रहा है कि किस सबस्टेंस से तुम पास करो। जोड़ी नहीं कि हाइड्रोजन से पास किए तो तुम्हारा एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम वही होगा जो नियन से तुम पास किए, सब उसके नेचर पे डिपेंड करता है, क्योंकि हर एक गैस का एब्जॉर्ब करने की टेंडेंसी अलग होती है, आप जानते हैं। तो यही इसको लिखा है, इट is observed when the white light is passed through the substance and the transmitted radiation are analyzed by the spectroscope। मतलब डायरेक्ट तुम व्हाइट लाइट को प्रिज्म से पास नहीं करोगे एब्जॉर्प्शन में, इसमें क्या होगा, व्हाइट लाइट को किसी सबस्टेंस से पास करोगे, उससे पास होके फिर जो रेडिएशन आएगा उसको प्रिज्म से पास करके हम देखेंगे स्पेक्ट्रोस्कोप के थ्रू, ठीक है। हम एक पैटर्न पे देखेंगे क्या आता है, तब जाके एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम आपका बन गया, समझ में आ गया। उसके बाद ये आपको माइंड में सेट हो गया। अब एमिजन स्पेक्ट्रम कंटिन्यूअस भी होते हैं और डिसकंटिन्यूअस, फिर से सुनो। एमिजन थर्ड जो इसका डिफरेंस है, एमिजन स्पेक्ट्रम में बी कंटिन्यूअस में बी डिसकंटिन्यूअस, बट एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ऑलवेज डिसकंटिन्यूअस। समझ में आया क्या बोला मैंने, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम जीवन भर डिसकंटिन्यूअस, क्योंकि आपको पता है बीच में डार्क लाइन तो आएंगे ही आएंगे, तो कंटिन्यूअस हो ही नहीं सकता। समझ में आया डेफिनेशन डिफरेंस, यस। अब आता है एमिजन स्पेक्ट्रम के टाइप, कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस, यही वीवीआई है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम इसी का पार्ट है, याद रखना, कुछ भी नहीं है, इजीली समझा दूंगा, आपको समझ में आ जाएगा। चलिए, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम क्या है, व्हेन व्हाइट लाइट इज पास थ्रू अ प्रिज्म इट गेट रिजॉल्व इनटू 7 कलर, मतलब जो विबग्योर बना, यहां से व्हाइट लाइट पास किया और 7 कलर का आपको पता है बैंड बन गया, तो इसी को पता है कंटिन्यूअस, क्योंकि सारे लाइन एक दूसरे से बहुत ज्यादा लिंक्ड है, मींस तुमको जनरली आइसोलेट नहीं कर सकते, जैसे रेनबो आपने देखा होगा, उस तरह के स्पेक्ट्रम को हम लोग क्या बोलेंगे बच्चा लोग, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। अब आता है डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम, यही सबसे वीवीआई है, बताया था क्या होता है। देखो, when gases or vapor of a chemical substance are heated, ठीक है, in an electric arc or in a Bunsen flame, इस सबसे आप फेमिलियर हो, लैब में गए हो, लाइट इज एमिटेड, आपको पता है किसी भी चीज को गर्म करोगे तो लाइट निकलेगी, कोई नई बात नहीं, यहां तक समझ में आ गया। अब जो लाइट निकली उसको जब हम प्रिज्म से पास करेंगे तो हमें एक लाइन स्पेक्ट्रम मिलेगा, और इस दिस स्पेक्ट्रम कंसिस्ट ऑफ अ लिमिटेड नंबर ऑफ लाइंस each of which correspond to a different wavelength of light, यानी कुछ लाइंस निकलेंगे और हर लाइन का कुछ ना कुछ पर्टिकुलर वेवलेंथ होगा। द लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ ईच एलिमेंट इज यूनिक, हर एलिमेंट का स्पेक्ट्रम क्या होता है, यूनिक होता है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए आपने कौन गैस लिया, उसके नेचर पे डिपेंड करेगा। एग्जांपल, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम इज एन एग्जांपल ऑफ लाइन स्पेक्ट्रम और एटॉमिक एमिजन स्पेक्ट्रम। तो अगर आपसे पूछे कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम क्या है तो बोलोगे पहला डिसकंटिन्यूअस एमिजन स्पेक्ट्रम है, उसमें से कौन सा है, लाइन स्पेक्ट्रम है, या उसी को एटॉमिक एमिजन स्पेक्ट्रम बोलते हैं। क्या सबके माइंड में ये सेट हो गया, आई थिंक सबके माइंड में ये चीजें सेट हो गई। अब ये चीजें क्या करते हो बच्चे, यहीं से क्या समझते हैं कि सर यहीं तो खत्म हो गया, यानी जो एमिजन स्पेक्ट्रम आपने पढ़ा, एमिजन में डिसकंटिन्यूअस बोलो या इसी को बोल दो डिसकंटिन्यूअस लाइन स्पेक्ट्रम या डिसकंटिन्यूअस एटॉमिक एमिजन स्पेक्ट्रम, जो मन करे आप उसको बोल दो, और आप समझ गए कि बात तो यहीं पे समाप्त हो गई। लेकिन नहीं बच्चों, अब थोड़ा सा ध्यान से समझना, यहां तक तो आप पढ़ चुके हो,
डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम का ही तो एग्जांपल है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, लेकिन इसमें भी टाइप होते हैं, समझना। इसमें भी आपको पता है डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम को भी हम लाइन स्पेक्ट्रम बोलते हैं, तो इसमें इसका नाम समझना। पहला इसका टाइप होगा एमिजन लाइन स्पेक्ट्रम, ध्यान से समझना, और दूसरा होगा एमिजन बैंड स्पेक्ट्रम। अब आप परेशान हो गए, सर डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम को हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, लाइन स्पेक्ट्रम तो ठीक है ना, फिर इसको आप कह रहे हो एक लाइन और दूसरा बैंड। यस, डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम को फर्दर क्लासिफाइड किया गया है दो टाइप में, एमिजन लाइट स्पेक्ट्रम और एमिजन बैंड स्पेक्ट्रम। अब होता क्या है देखो। अच्छा, डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम कब बनेगा? जब किसी सबस्टेंस या किसी गैस को तुम हीट किए, तब आपका डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम बनता है। और जो आपका स्पेक्ट्रम बनेगा वो गैस के नेचर पे डिपेंड करेगा, कौन सा गैस आपने बंसन फ्लेम में लिया है। अब जनरली हम लोग हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम करते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम है और बोर थ्योरी एप्लीकेबल किसके लिए? वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए। तो हमने बोल दिया सर ये जो डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम है इसी को एटॉमिक एमिजन स्पेक्ट्रम भी बोल दो या लाइन स्पेक्ट्रम बोल दो। लेकिन क्वेश्चन कहां आता है देखो, डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम का भगवान भी इम्तिहान लेता है ना। चलिए अब सुनो मेरी बात। लाइन स्पेक्ट्रम कब बनेगा? जब तुम जो सब्सटेंस लोगे वो एक्चुअली एटॉमिक फॉर्म में होने चाहिए, एटॉमिक गैस। इसलिए अगर आपसे पूछे स्पेक्ट्रम किसका लिखोगे, तुम बोलते हो सर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम लेते हैं, यानी हाइड्रोजन एटम लेते हैं, हाइड्रोजन गैस नहीं लेते। याद रखना इस चीज को, देखो बिग डिफरेंस। लाइन स्पेक्ट्रम किसका होता है? एटम का। क्योंकि लाइन स्पेक्ट्रम बनने के लिए जो सब्सटेंस तुम हीट करोगे या उस सब्सटेंस को एक्साइट करोगे तो वो एटॉमिक फॉर्म में होना चाहिए, ना कि मॉलिक्यूलर फॉर्म में, याद रखना। और अगर बैंड स्पेक्ट्रम बनना है तो जो बंसन फ्लेम में आप गैस ले रहे हो या जो आप केमिकल सब्सटेंस ले रहे हो वो एक्चुअली मॉलिक्यूलर फॉर्म में, यानी मॉलिक्यूलर गैस। अब समझो, अगर मैंने H2 गैस लिया तो स्पेक्ट्रम कैसा बनेगा? बैंड स्पेक्ट्रम। लेकिन अगर मैं हाइड्रोजन एटम लूं तो कैसा स्पेक्ट्रम बनेगा? लाइन स्पेक्ट्रम। तो जो तुम लाइमन बाल्मर पास्कन ब्रैकेट फंड और हम्फ्री सीरीज पढ़ते हो वो हाइड्रोजन एटम के लिए है, हाइड्रोजन गैस के लिए नहीं। बार बार बता रहा हूं, कान खोल के समझ लेना इस चीज को। क्योंकि हाइड्रोजन एटम वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, हाइड्रोजन गैस वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम नहीं है। इसमें दो इलेक्ट्रॉन होंगे, एक हाइड्रोजन के और एक दूसरा हाइड्रोजन का, तभी तो यहाँ दो इलेक्ट्रॉन दिखता है। तो ये बेसिक चीजें कभी कभी आ जाती है, और आया भी था ये क्वेश्चन जिपमर में। बच्चा समझता है डिसकंटिन्यूअस लाइन स्पेक्ट्रम पढ़ के आ गया। अब उसने पूछ दिया कि लाइन स्पेक्ट्रम किसका है, हाइड्रोजन एटम का है या H2 गैस का है। तो माइंड में अब यार सब तो एक ही बात है, हाइड्रोजन तो गैसियस फॉर्म में होता है। तो आप बच्चा समझ आ जाए H2 लिख लो या कुछ भी लिख लो, नहीं। अगर एटॉमिक गैस लोग यानी गैस एटॉमिक फॉर्म में है तब एमिजन लाइन स्पेक्ट्रम, और अगर मॉलिक्यूलर फॉर्म में है तो एमिजन बैंड स्पेक्ट्रम। आई होप सो समझ में आपको आ चुका है। और जो आपका लाइन स्पेक्ट्रम बनेगा वो किस पे डिपेंड करेगा? कौन सा सब्सटेंस आपने लिया है, कौन सा गैस आपने लिया है। क्लियर? अब इसका डेफिनेशन थोड़ा समझ लो। एमिजन लाइन स्पेक्ट्रम मैं बोल रहा हूं, लिखूंगा नहीं, सुन लो। व्हेन एन एटॉमिक गैस When an atomic gas is subjected to the electrical excitation, it first absorbs energy and then gives out as radiation. मतलब वो पहले हीट करोगे तो वो पहले एनर्जी absorb करता है और उसके बाद वो रेज निकालता है। When this rays is passed through a spectroscope, a spectrum is obtained which have well defined line. सबका एक क्या होगा? वेल डिफाइंड लाइन होगा, each corresponding to a definite wavelength, and these lines are separated from each other, and this type of emission spectrum is called emission line spectrum. Mindset, for example hydrogen spectrum. Clear? अब दूसरा आता है emission band spectrum। सुनना मेरी बात। if molecular form of gas, क्या बोला मैंने? if molecular form of gas is used
इट फर्स्ट एब्जॉर्ब एनर्जी, जो सब करते हैं, फॉर नॉट ओनली इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन बट फॉर रोटेशनल, वाइब्रेशनल एंड ट्रांसलेशनल, देन एमिट रेडिएशन। मतलब रोटेशनल वाइब्रेशन भूल जाओ। If molecular form of gas is used, it first absorb energy and then emit radiation. When this radiation is passed through a spectroscope, a spectrum is obtained on the screen, which are group of closely packed line. क्या बोला मैंने? Which are group of closely packed lines are called bands. इसी packed lines को हम लोग क्या बोलते हैं? Band. Therefore, this type of emission spectrum is called emission band spectrum. समझ में आया? इस चीज को हमेशा याद रखना। अब स्टार बना के कॉपी में लिखो। आपको पता बैंड स्पेक्ट्रम कब बनता है? जब हम लोग ऐसा गैस लेते हैं जो मॉलिक्यूलर फॉर्म, मतलब मॉलिक्यूलर गैस लेते हैं। इसीलिए बैंड स्पेक्ट्रम का दूसरा नाम मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रम भी है। समझ में आया? अब थोड़ा देर शांत रखो अपने मन को और मैं एक बार रिवाइज कर देता हूं। कॉपी में सबके पास कॉपी होनी चाहिए और चार्ट में लिखते जाओ। मेरा इसमें बहुत हैजी गेजी होता है, इस नोट से आपको फायदा नहीं है, लेकिन मैं जो बोलता हूं वो बहुत फायदामंद है। लिखो स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम के दो टाइप, पहला एमिशन स्पेक्ट्रम और दूसरा एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। लिख लिया? अब एमिशन के नीचे लाइन बनाओ। एमिशन के दो टाइप लिखो, कंटिन्यूअस और दूसरा डिसकंटिन्यूअस। क्लियर? कंटिन्यूअस का बेस्ट एग्जांपल लिख लो, रैम्बो। अब डिसकंटिन्यूअस के दो टाइप लिखो, एमिशन लाइन स्पेक्ट्रम, एमिशन लाइन स्पेक्ट्रम, इसी को ब्रैकेट में लिख दो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, या इसी को ब्रैकेट में लिख दो एटॉमिक स्पेक्ट्रम। क्या बोला मैंने? इसी को ब्रैकेट में लिख दो एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रम या हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। खत्म। अब सेकेंड लिखो एमिशन बैंड स्पेक्ट्रम और उसी के ब्रैकेट में या स्लैश करके लिखो मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रम। अब आपके पास नया टाइप हो गया। कभी कोई पूछ बैठे मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रम पढ़ा है? तुम बोलोगे सर मैंने एटॉमिक स्पेक्ट्रम पढ़ा था, मॉलिक्यूलर तो पढ़ा ही नहीं। तुम तब अब लोगों को बता पाओगे हाँ सर मैंने एटॉमिक स्पेक्ट्रम भी पढ़ा है और मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रम भी पढ़ा है। तो जब लाइन स्पेक्ट्रम हम लें तब उसको एटॉमिक स्पेक्ट्रम बोलेंगे और जब बैंड स्पेक्ट्रम ले तब उसको मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रम बोलेंगे। लेकिन दोनों होना किसका पार्ट चाहिए? एमिशन स्पेक्ट्रम का। क्योंकि ये जो डिसकंटिन्यूअस तुम पढ़ रहे हो ये एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में भी आता है, क्योंकि एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम भी डिसकंटिन्यूअस होते हैं। लेकिन ये जो डिसकंटिन्यूअस है ये एमिशन का है। माइंड में सबके सेट है? मैं कुछ देर के लिए पॉज कर रहा हूं वीडियो को। ऑल दिस लाइन ऑब्जर्व इन द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम कैन बी क्लासिफाइड इनटू 6 सीरीज। समझ में आया? ये जो आइसोलेटेड लाइन आपको मिला इसको हमने 6 सीरीज में डिफाइन किया। एक बार मैं फिर से बता देता हूं। व्हेन एन इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज इज पास थ्रू हाइड्रोजन गैस, ये एटॉमिक फॉर्म में है, अदरवाइज बैंड स्पेक्ट्रम बन जाएगा। तो मैं ये समझ रहा हूं कि मैं लाइन स्पेक्ट्रम पढ़ा रहा हूं और ये एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रम है। एट लो प्रेशर अ ब्लूइश लाइट इज एमिटेड। When a ray of light is passed through a prism, a discontinuous line spectrum of several isolated sharp lines is obtained. The wavelength of various lines shows that these lines lies in visible, ultraviolet and infrared region. All these lines observed in the hydrogen spectrum can be classified into 6 series. इन्हीं को हम लोग किसमें देखते हैं? 6 सीरीज में देखा जाता है। तो चलो, मुझे तो पता नहीं है 6 सीरीज में क्या क्या होता है बच्चा लोग। 6 सीरीज कौन कौन सा होता है? जिसको भी आता है माइक ऑन करो और बताते जाओ। माइक ऑन करके बताओ। चलिए ठीक है, चलो ठीक है। तो जो ये 6 लाइन आपको दिख गया उसमें पहला लाइन सबको पता है बच्चों, आता कौन है? अच्छा पार्डन, पहला लाइन आता है लाइमन सीरीज, है ना? चलिए, लाइमन सीरीज मतलब क्या? जिसके लिए जो लेवल है वो ग्राउंड लेवल है। ग्राउंड लेवल मतलब N1 इज इक्वल टू G1 भर 1। अब लाइन किसी भी लेवल से आ जाए, कोई भी लेवल से अगर इस ग्राउंड लेवल पे मतलब 1 पे रिटर्न आ जाए,
यानी N2 के जगह पे यहाँ पे मैंने लिख दिया 2, 3, 4, 5, 6, यानी कहीं से भी रिटर्न होके अगर ग्राउंड लेवल पे इस तरीके से आता है, ये चीजें आप मुझसे अच्छा जानते हो, कोई मैं नई चीजें नहीं बता रहा हूं, तो ऐसे सीरीज को हम लोग क्या बोलते हैं, लाइमन सीरीज। तो दिमाग में थोड़ा ध्यान रखना, लाइमन सीरीज के लिए N1 की वैल्यू हमेशा 1, लाइमन सीरीज के लिए N2 की वैल्यू उससे ज्यादा ले लो, 2, 3, 4, 5, 6 डॉट 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 टू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी तक तो कौन जाता है, आज तक वो सीरीज तो आइसोलेट ही नहीं किया गया है। अब वेट फॉर अ मोमेंट, वेट फॉर अ मोमेंट। चलो मेरी बात सुनो अच्छे तरीके से, थोड़ी थोड़ी मैं बातों को इलाबोरेट करता हूँ क्योंकि मुझे बहुत सारा चीज पढ़ाना होता है, बुक में सारी चीजें होती हैं, कुछ नहीं भी होती हैं, तो समझो। हाँ, लाइमन सीरीज मैंने क्या बोला, जब कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर अपने एक्साइटेड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में चला जाए और एक्साइटेड स्टेट से रिटर्न करे ग्राउंड स्टेट में। अब तुम बोलोगे सर ये क्या लाइमन सीरीज तुम ऊपर से नीचे कभी लाइन देखे हो क्या, ऐसे करके 1 से 2 पे जाते, कभी नहीं देखोगे। क्यों नहीं देखोगे, क्योंकि जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की मैं बात कर रहा हूं, जो हाइड्रोजन एटम की बात कर रहा हूं, वो उसको तो सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। अब ये जो सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, ये थोड़ा सा लाइट को एब्जॉर्ब किया। जब लाइट को आपको पता है एब्जॉर्ब करता है, वो कहां जाता है, ऊपर जाता है ना। किसी भी चीज को अगर मैं बोलूं N1 1 से N2 2 तक जाओ, तो तुमको पता है K से अगर L की तरफ जाएं या कहीं भी किसी की तरफ जाएं, तो हमें लाइट क्या होता है, एब्जॉर्ब करना पड़ता है। और कोई भी चीज एक्साइटेड कब होती है, जब उसको हीट करते हो, हीट मतलब कुछ एब्जॉर्ब किया वो। चलो, तो अब बात क्या होती है, जब वो एब्जॉर्ब करता है लाइट, तो वो चाहता है ऊपर की तरफ जाना। तो यानी वो अब 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है हाइड्रोजन के लिए, तो आपको पता है हाइड्रोजन के लोअर लोअर सेल में ही रहेगा। अब वो N1 से N2 की तरफ चला गया, N2 से N3 की तरफ चला गया, यानी और ऊपर चला गया। लेकिन जैसे वो ऊपर गया या अपने एक्साइटेड स्टेट में आया, तो उस जगह पे इसका जो टाइम पीरियड है, जो उसका सर्वाइवल है, वो बहुत कम है, यानी वो स्टेबल फॉर्म में नहीं है, तो वो तुरंत रिटर्न आने लगेगा। अब जो वो रिटर्न आने लगेगा, ध्यान से समझना, तो आपको पता है जब कोई भी चीज हायर लेवल से लोअर लेवल पे आती है तो एनर्जी रिलीज करती है, और रिलीज को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, एमिशन बोलते हैं। तो जब ऊपर से नीचे आने लग जाए तो एनर्जी रिलीज होने लग जाएगी, और उसी एनर्जी को जब हम स्पेक्ट्रम के फॉर्म में देखते हैं, तब स्पेक्ट्रम को क्या बोलते हैं, एमिशन स्पेक्ट्रम। और एमिशन में कौन सा टाइप बोलते हैं, डिसकंटिन्यूअस, क्योंकि उनको आइसोलेटेड लाइन दिखती है। समझ में आया, इसीलिए हमेशा ये स्पेक्ट्रम हायर से लोअर की तरफ ही तुम्हें लाइन दिखेगा, कभी लोअर से अपर की तरफ कभी नहीं दिखता, याद रखना। नहीं तो इस स्पेक्ट्रम को क्या बोलते पता है, अगर लोअर से ऊपर जाती तो एमिशन कहां हुआ, वो तो लाइट को एब्जॉर्ब किया, तो हम बोलते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, उसको एमिशन बोलते ही नहीं। लेकिन हमारा स्पेक्ट्रम पढ़ते क्या, एमिशन। यानी जब भी होगी तो स्पेक्ट्रम लाइन नीचे की तरफ, यानी वो हमेशा 6 से 1 पे, 5 से 1 पे, 4 से 1 पे, या किसी चीज से रिटर्न आएगा। क्योंकि अपर लेवल पे जब चला जाता है तो वो एक्साइटेड लेवल है, और एक्साइटेड लेवल अनस्टेबल लेवल होता है। और आपको पता है, याद करो जब मैंने बोर्ड थ्योरी पढ़ाई थी तो बताया था, स्टेबल लेवल कौन होता है, ग्राउंड स्टेट लेवल होता है। समझ में आ गया, कोई पूछे कि लाइन सीधा नीचे क्यों रखते हो, ऊपर क्यों नहीं रखते, तो अब सामने वाले को आप अच्छे से जवाब दे सकते हो। चलिए, खैर, ये हो गया आपका लाइमन सीरीज के लिए N1 हमेशा 1 रखना। अब अगर पूछे बताओ फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज, लाइमन सीरीज का अगर फर्स्ट लाइन बोले तो याद रखना, इसके लिए जीवन भर N1 की वैल्यू 1 है और N2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2। और फर्स्ट लाइन को ही बोला जाता है अल्फा लाइन। क्या बोलते हैं बच्चा लोग, अल्फा। ध्यान से समझना, अगर आप जानते हो तो बहुत अच्छी बात है। और अगर पूछे सेकेंड लाइन लाइमन सीरीज का ढूंढो, तो N1 इज इक्वल टू क्या पुट करोगे बच्चा, 2, और N2 इज इक्वल टू जीवन भर क्या पुट करोगे, 3। और इसी लाइन को बोलते हैं बीटा लाइन। तो कभी कभी पूछता है लाइमन सीरीज का बीटा लाइन का वेवलेंथ निकालो, तो बीटा लाइन मतलब N1 इज इक्वल टू 2 और N2 इज इक्वल टू 3। अब आपसे अगर पूछे थर्ड लाइन, तो थर्ड लाइन के लिए फिर से सबको पता है N1 इज इक्वल टू 3 और N2 इज इक्वल टू 4। अच्छा, इस लाइन को हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों, गामा लाइन। ठीक है,
अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, थीटा, सो ऑन, इस तरीके से हम लोग चलते चले जाएंगे। लेकिन जितने भी ये लाइन है सबका वेवलेंथ क्या होगा, यूवी रीजन में ही आएगा। इस चीज को याद रखना। यूवी रीजन मतलब अल्ट्रावायलेट। अल्ट्रावायलेट का मैक्सिमम वेवलेंथ किस रेंज में होता है, 3900 से 4000 एंगस्ट्रॉम के बीच में होता है। अगर बुक अच्छा है तो यही वैल्यू देते हैं। यानी जितने भी तुम लाइमन सीरीज के लाइन पढ़ोगे उसका वेवलेंथ क्या हो गया बच्चा, सर N1 सब में 1 ही होगा। यस बच्चा, लाइमन का मतलब ही N1 है, क्योंकि लाइमन सीरीज में सब कुछ रिटर्न आता है। रिटर्न कहां आता है, ये N1 इज इक्वल टू 1 पे आता है। और अगर रिटर्न 2 पे आए तो उसको अभी बताएंगे, उसको बोलते हैं बालमर। याद रखना इस चीज को। खैर अभी रुकेंगे, धीरे धीरे, अभी हुआ नहीं है, तुम्हारा हर डाउट में क्लियर कर दूंगा। तो फिर से मैं बोला, सुनो मेरी बात, कि लाइमन सीरीज में जितने लाइन होंगे उसका वेवलेंथ इन वेव डबल जीरो एंगस्ट्रॉम दिया हुआ है, और बाकी 4500 एंगस्ट्रॉम दिया हुआ है, और किसी का 5000 दिया हुआ है, और कहीं इसने दे रखा है 4300। बोला कि लाइमन सीरीज के इस पर्टिकुलर लाइन का वेवलेंथ ढूंढो। तो आप क्या करोगे, कैलकुलेशन में फंस जाते हो। लेकिन अगर दिमाग लगाओगे तो आपको पता है लाइमन सीरीज का कोई भी लाइन हो उसका वेवलेंथ इससे कम। तो कौन सा ऑप्शन इससे कम है, ए ऑप्शन। यानी जिस क्वेश्चन को बनाने में आपको 5 मिनट लगते, उस क्वेश्चन को बनाने में आपको कितना मिनट लगेगा, मिनट सॉरी 10 सेकेंड लगेंगे। तो कभी कभी ऐसे भी दिमाग लगा के आपको काम करना होगा, क्योंकि निट में या जेईज में हमेशा क्वेश्चन जो होते हैं बहुत कम समय में सॉल्व करने होते हैं। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूं, क्योंकि आपको पता है किसी भी सीरीज को वेवलेंथ निकालने का फॉर्मूला याद है ना सबको, आर एच जेड स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। ये देखो वेवलेंथ। अब इसको तुम सॉल्व करने जाओगे तो कितना टाइम लगेगा सोच लो, तभी जाके आपको लेमडा की वैल्यू आएगी ना। ये 1/1 लेमडा क्या है, वेव नंबर है। अच्छा, व्हेन आपको पता है वेलोसिटी, ये वेलोसिटी है, याद रखना। वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, जल्दी बता दो तो। सॉरी, पार्डन पार्डन, थोड़ा सा रुक जाओ। हाँ, इस जगह पे क्या तुम इस फॉर्मूला को भी लिख सकते हो क्या, आपको पता है वेलोसिटी इज इक्वल टू लेमडा म्यू, हो सकता है क्या। तो c अपॉन म्यू इज इक्वल टू क्या हो गया, लेमडा। तो 1/लेमडा इज इक्वल टू म्यू अपॉन सी लिख सकते हो क्या, बिल्कुल। तो इसका दूसरा फॉर्मूला हम क्या लिख सकते हैं, म्यू अपॉन सी इज इक्वल टू आर एच जेड स्क्वायर 1/n² माइनस 1/n2 स्क्वायर, यही तो होता है। या इसी म्यू अपॉन सी को हम लोग वेव नंबर, मींस इस फॉर्मूला से तुम डायरेक्ट वेवलेंथ भी निकाल सकते हो, फ्रीक्वेंसी भी निकाल सकते हो, और वेव नंबर भी निकाल सकते हो। यानी किसी भी सीरीज का वेवलेंथ इस फॉर्मूला से बन जाएगा। ये आपको पता है ये क्या है, रिडवर्ड कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू क्या होती है 109678 पर सेंटीमीटर, या इसको किसी किसी बुक में 677 पर सेंटीमीटर भी लिखते हैं, और क्वेश्चन को अच्छा बनाने के लिए इसको 670 पर सेंटीमीटर भी ले लेते हैं। तो बुक में देखोगे जैसा दिया हुआ रहेगा उसके आगे आप सॉल्व करते चले जाओगे। क्लियर, कोई प्रॉब्लम, आई थिंक इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसी में जीवन भर अगर लाइमन सीरीज का थर्ड लाइन पूछे, जैसे मैंने बोला कि लाइमन सीरीज के थर्ड लाइन का वेवलेंथ निकालो, तो तुरंत N1 के जगह तुम क्या पुट करोगे, 1। थर्ड लाइन पूछा है मतलब क्या, N2 के जगह जल्दी बताओ क्या, N2 के जगह पे सीधा पुट करोगे एक ज्यादा 4। क्यों, देखो अगर N1 इज इक्वल टू 1 होता है तो N2 इज इक्वल टू क्या होता है, जल्दी बताओ 2। ये क्या हो गया, फर्स्ट लाइन हुआ, ध्यान से देखना बच्चा। सेकेंड लाइन के लिए N1 इज इक्वल टू 2, तो N2 इज इक्वल टू क्या हो गया, 3 हो गया। देखो सेकेंड लाइन के लिए N2 की वैल्यू एक ज्यादा लो, थर्ड लाइन पूछे तो सॉरी N1 तो कभी बदलेगा नहीं, थर्ड लाइन पूछे तो N1 इज इक्वल टू 1 और N2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चा, 4। तो मैंने अभी आपसे पूछा थर्ड लाइन, तो थर्ड लाइन के लिए N2 की वैल्यू क्या होगी, 4। एक बच्ची ने मुझसे पूछा था कि सर ये N2 की वैल्यू N1 + 1 क्यों लेते हैं, अब समझना।
कभी भी किसी भी डेरिवेशन में लाइमन सीरीज है तो n1 इज इक्वल टू 1 है और n2 इज इक्वल टू जीवन भर याद रखना n1 प्लस 1 ही रहेगा, याद रखना। यानी अगर n1 x है तो n2 इज इक्वल टू हमेशा x प्लस 1 लिखना। ये अब अगर पूछे लाइमन सीरीज का फोर्थ लाइन तो तुरंत समझ जाना n1 तो जीवन भर 1 रहेगा, लेकिन n2 क्या होगा n1 प्लस 4, तो यानी n2 क्या हो जाएगा 5। अगर कोई पूछे लाइमन सीरीज का सिक्स्थ लाइन तो n1 इज इक्वल टू जीवन भर 1, लेकिन n2 इज इक्वल टू n1 प्लस 6 यानी 7। यानी सिक्स लाइन में एक ज्यादा लिखना n2 का वैल्यू। देखो तुम्हारे सामने ये प्रूफ भी करवा दिया मैंने, देखो आया समझ में। फर्स्ट लाइन को क्या बोलते हैं अल्फा, सेकेंड लाइन को बीटा, थर्ड लाइन को गामा, देन सो ऑन। क्लियर। और ये फॉर्मूला है, इसको भी ड्राइव करके मैं बताऊंगा, खैर अभी नहीं, अभी तो आराम से समझ जाओ। क्या लाइमन सीरीज का ये चीज सबको समझ में आ चुका? किसी को यहां तक प्रॉब्लम है? नहीं, आई होप सो नहीं है। लाइमन सीरीज किस रीजन में होता है? अल्ट्रावायलेट रीजन में। अब आता है आपका बच्चा बाल्मर सीरीज, ध्यान देना, बाल्मर सीरीज, ठीक है, इसको बामर सीरीज भी बोला जाता है। इसके लिए जीवन भर n1 की वैल्यू 2 और n2 की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चा 3 4 5 डॉट 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 2, इन कुछ भी वैल्यूज, इन्फिनिटिव तो जाते नहीं है, ये याद रखना। और ये सीरीज हमेशा विजिबल रीजन में आता है, मतलब इस सीरीज में जितने भी लाइन दिखेंगे उसका वेवलेंथ अल्ट्रावायलेट से ज्यादा और इंफ्रारेड से कम। यानी मान लिया लमसम में 4000 एंगस्ट्रॉम से 500 एंगस्ट्रॉम के बीच में ही रहेगा, इस चीज को याद रखना। अब अगर पूछे बाल्मर सीरीज का फर्स्ट लाइन क्या होगा तो जल्दी बताओ। n1 की वैल्यू 2 और n2 की वैल्यू 3। अगर मैं बाल्मर सीरीज का सेकेंड लाइन पूछूं तो बोलो n1 की वैल्यू, n1 की वैल्यू बच्चा लोग 3। हाँ जी 3। हाँ, n1 की वैल्यू 3 नहीं, n1 की वैल्यू हमेशा 2, याद रखना। n2 की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों 4, ध्यान रखना इस चीज को। अगर थर्ड लाइन पूछे तो याद रखना n1 की वैल्यू 3 और सॉरी n1 की n1 कभी और n2 ढूंढो, ध्यान से सुनो। बामर सीरीज है तो n1 की वैल्यू जीवन भर 2 कभी नहीं बदलेगी, n2 की वैल्यू n1 प्लस 1, n1 क्या है इस बार 2 है ना, हाँ पार्डन, क्या मैंने बोल दिया n1 प्लस 1, फिफ्थ लाइन है ना, पार्डन उल्टा ही बोल दिया मैंने, रुको एक ज्यादा कर लो, सॉरी पढ़ाते वक्त मैंने उल्टा कर दिया। इस तरह पे n1 प्लस 1 नहीं लिख सकते डायरेक्टली यहाँ पे, पार्डन। फिफ्थ लाइन अगर आपसे पूछा जाए तो आपको पता है n1 अगर 2 है तो n2 जो आपका हो जाएगा वो हो जाएगा कितना 7, याद रखना। जैसे देखो थर्ड लाइन के लिए 2 ज्यादा कर देना, n1 से 2 ज्यादा, ठीक है, इस चीज को याद रखना। लाइमन की बात करें, जैसे यहाँ पे हम लोग लिखते हैं तो लाइमन में तो आपको जैसे लाइमन में आपको जैसे पूछा जाता है, ये एक फॉर्मेट है, ठीक है, लेकिन इस फॉर्मेट में आपको ये देखना है किस लाइन के बारे में आपसे पूछा जाता है। एक ज्यादा करोगे लाइमन में, लेकिन बाल्मर में क्या करोगे 2 ज्यादा करोगे। क्यों? क्योंकि बाल्मर सीरीज स्टार्ट होता है n1 इज इक्वल टू 2 से, इस चीज को याद रखना। अच्छा यहाँ पे भी देख लो, अगर फोर्थ लाइन पूछे तो मुझे बताओ तो n1 इज इक्वल टू क्या है 2, तो n2 इज इक्वल टू क्या होगा जल्दी बताओ 6 होगा। अगर कोई पूछे फिफ्थ लाइन, फिफ्थ लाइन के लिए n1 इज इक्वल टू क्या होगा 2 और n2 इज इक्वल टू क्या होगा 7। देखो आ गया प्रूफ होके। तो इस तरीके से जनरली हम लोग रिप्रेजेंटेशन इस तरीके से लिख देते हैं x प्लस 1, लेकिन हम देखेंगे थर्ड लाइन फोर्थ लाइन कौन से लाइन के बारे में इसने पूछा है तो उसके अकॉर्डिंग हमें सॉल्व करना होता है। आई होप सो आपको ये चीजें समझ में आ गई होगी। कहीं किसी को प्रॉब्लम है तो पूछ लो, मैं थोड़ा देर, हाँ पूछो। सर एक बार लाइमन वाला स्लाइड निकालिए तो। हाँ सर हाँ, एक इसमें जगह मिस कर दिया मैंने शायद, हाँ, ये वाला ना, ये मिस कर रहे थे क्या? नहीं सर n1 1 लिया, फिर सेकेंड लाइन के लिए n1 2 लिया।
ओहो सॉरी सॉरी सॉरी, मेरे भी मिस्टेक हो गए। N1 हमेशा मैं लिखते वक्त मिस्टेक हो गया, सॉरी पार्डन। हाँ N1 यहाँ पे 1 है, पार्डन। N1 कभी चेंज नहीं होगा। हाँ मेरे से मिस्टेक हो गई, पार्डन। ओके सर। हाँ यहाँ पे N1 1 होगा, N1 नहीं बदलेगा, N2 चेंज होगा। मुझसे मुझसे मिस्टेक हो गई। ठीक है, बाकी देखो हर जगह मैं यहाँ पे तो मैंने सही कर दिया ना, ये तो सही है। उस जगह पे मिस्टेक हो गया था, है ना, ये देखो। ठीक है, अब बामर सीरीज के लिए N1 इज इक्वल टू 2 और हमेशा, और N2 इज इक्वल टू उसके अकॉर्डिंग आगे बढ़ते चले जाओगे। आ गया। उसके बाद जो आपका थर्ड लाइन आता है उसको हम लोग बोलते हैं पास्कन सीरीज, याद रखना। पास्कन सीरीज के लिए याद रखना N1 की वैल्यू हमेशा 3 होगी और N2 की वैल्यू उससे आगे ले लो 4 5 6 7 डॉट 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 टू इंफिनिटी। अब इस जगह पे थोड़ा सा आप ध्यान देना, पास्कल सीरीज के लिए अगर फर्स्ट लाइन बोले तो फर्स्ट लाइन में N1 की वैल्यू हमेशा 3 और N2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 4। और अगर सेकेंड लाइन बोले पास्कल सीरीज में N1 की वैल्यू 3 और N2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 5। और अगर थर्ड लाइन बोले पास्कल सीरीज का तो N1 इज इक्वल टू 3 और N2 इज इक्वल टू 6। मींस पास्कल सीरीज के लिए N1 की वैल्यू जीवन भर क्या होगी 3। ठीक है, उसके बाद आ जाता है ब्रैकेट। ब्रैकेट सीरीज, ब्रैकेट सीरीज के लिए N1 की वैल्यू हमेशा तो N2 की वैल्यू आगे आवाज, हाँ 6 7 डॉट डॉट डॉट, इस चीज को याद रखना। ठीक है, अब ब्रैकेट के बाद हो जाता है फंड सीरीज। फंड सीरीज के लिए N1 की वैल्यू हो जाएगी 5 और N2 की वैल्यू हो जाएगी 6 7 डॉट डॉट डॉट। उसके बाद आता है हम्फ्री सीरीज। जो हम्फ्री सीरीज की अगर मैं बात करूं तो N1 की वैल्यू आ जाएगी 6 और N2 की वैल्यू 7 8 9 डॉट 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 कुछ। यानी इन शॉर्ट याद रखना जो आपको सीरीज बनते हैं, मैं एक बार फिर से बता दूं। अगर कोई पूछे लाइमर, मैं एक बार लिख देता हूं सब कुछ, आप एक बार फिर से अगर कहीं कोई डाउट हो तो पूछ लेना। लाइमन बार्मन पास्कन, ब्रैकेट, फंड एंड हम्फ्री सीरीज। ठीक है, अब लाइमन के लिए हमेशा N1 की वैल्यू 1, बाल्मर के लिए N1 की वैल्यू 2, पास्कन के लिए N1 की वैल्यू 3, ब्रैकेट के लिए N1 की वैल्यू 4, फंड के लिए N1 की वैल्यू 5, हम्फ्री के लिए N1 की वैल्यू 6, कभी नहीं चेंज होगा। और N2 की वैल्यू यहाँ से होगी 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, यहाँ से N2 की वैल्यू होगी उससे ज़्यादा 3 4 डॉट डॉट डॉट। उसके बाद यहाँ N2 की वैल्यू होगी 4 5 डॉट डॉट डॉट। इस जगह पे इसकी वैल्यू हो जाएगी 5 6 उससे आगे। इस जगह पे N2 की वैल्यू लिखोगे 6 7 डॉट 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 और यहाँ पे N2 की वैल्यू लिखोगे 7 8 डॉट डॉट। ये आपका पूरा सीरीज है, इस चीज को याद रखना, लाइमन बार्मर प्राइम। और ये दिखता कैसे है, इस चीज को इस तरीके से देख लो, कंफ्यूजन हो तो पूछते जाना। अपना माइक सारे लोग ऑन रखना, ठीक है। क्लियर, थोड़ा ध्यान रखना, एक मिनट। अब सपोज करो लाइन इन्फिनिटिव से इधर आई, उसके बाद इस जगह से यहाँ, इसको मान लो n, ये 1 है फर्स्ट लाइन,
ये सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स्थ, ये सेवन, ये 8 और ये इन्फिनेटिव, ठीक है। फिर इधर आया, फिर इस जगह पे आ गया, देन फिर इस जगह पे आ गया, फिर इस जगह पे आपके, फिर इस जगह पे आ गया और फिर इस जगह पे आ गया, ठीक है। अब देखो सारे लाइन कहीं से भी कहाँ आ रहे हैं, फर्स्ट लेवल पे आ रहे हैं। तो ये जो सीरीज बनी, इस सीरीज को हम लोग क्या बोलेंगे बच्चा लोग? लाइमन सीरीज, याद रखना, ध्यान देना, आया समझ में? यानी सारे लाइन कहाँ पे आ रहे हैं? ग्राउंड स्टेट पे। यानी लाइमन सीरीज के लिए n1 की वैल्यू 1, और अब बताओ n2 की वैल्यू क्या होगी? सर 2 भी होगी, 3 भी होगी, 4 भी होगी, 5 भी होगी, कुछ भी होगी, होगी ना। अब इस सीरीज का अगर आपसे कोई पूछे कि फर्स्ट लाइन ऑफ दिस सीरीज बताओ, तुम बोलोगे सर ये लाइन देख रहे हैं सर, यहां से 2 से 1 पे आ गया, तो ये कौन सा लाइन हो गया? फर्स्ट लाइन, ध्यान देना। अब 3 से 2 पे आया, तो ये कौन सा लाइन हो गया? जल्दी बताओ। 3 से 1 पे, सॉरी, ये हो गया सेकेंड लाइन। सो ऑन, इस तरीके से हम लोग आगे बढ़ते हैं। लेकिन अगर कोई भी आपकी लाइन सीधा 1 पे आ जाए तो समझ लेना वो और कुछ नहीं, वो लाइमन सीरीज है। यानी n1 की वैल्यू कहीं चेंज नहीं होगी। अब ध्यान से देखना, इन्फिनिटिव से इस जगह पे आया, उसके बाद इस यहाँ पे आया। इन्फिनिटिव तो आता नहीं है क्योंकि आपको पता है कुछ फिक्स ही आपको दिखते हैं, बट फिर भी समझने के लिए ध्यान से देखना, यहाँ आ गया, फिर इस जगह पे आ गया और फिर इस जगह पे आ गया, दिख गया? ध्यान से देखो। अब इसके लिए अगर आपसे कोई पूछे तो बताओ n1 की वैल्यू क्या होगी इस जगह पे? n1 की वैल्यू इस जगह पे 2 होगी, और अगर n2 की वैल्यू यहाँ पे पूछा जाए तो क्या बोलोगे? 3, 4, 5, 6 डॉट 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 जाएगा। देखो तो समझ में आया? अब इस सीरीज को हम लोग क्या बोलते हैं, जल्दी बता दो? बामर सीरीज। यानी बामर सीरीज के लिए जीवन भर n1 की वैल्यू 2 रहेगी, और इस तरीके से आपका सीरीज दिखेगा। देखो किसी को डाउट है यहाँ तक? हाँ या ना में जवाब दो। किसी को डाउट है? नो सर। अब देखो ये सब समझ में आ रहा है सबको? अब देखो, अब ध्यान दो। अब सपोज करो इन्फिनिटिव से बॉडी आ गई, लाइन आ रही है, ठीक है, थर्ड पे आई, उसके बाद इस जगह पे आ गया, फिर इस जगह पे आ गया, फिर यहां आ गया, उससे नीचे आ नहीं रही है, फिर यहां से और यहां। अब देखो फिक्स हो गया। यानी n1 की वैल्यू इस जगह पे अगर मैं बात करूं तो n1 की वैल्यू क्या दिख रही है? 3, और n2 की वैल्यू क्या दिख रही है? 4, 5, 6 डॉट 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 टू इन्फिनिटी। तो ये जो आपका सीरीज बना बच्चा, वो बना कौन सा सीरीज? पास्कल सीरीज। तो पास्कल सीरीज के लिए जीवन भर n1 की वैल्यू क्या होगी? 3 होगी। देखो अच्छे तरीके से। अब उसी में मैं थोड़ा सा और आगे ले लूं। अब मैं क्या देख रहा हूं कि इन्फिनिटिव से मेरी लाइन आ गई 4 पे, फिर 8 से 4 पे, 7 से 4 पे, 6 से 4 पे, 5 से 4 पे। अब देखो इस जगह पे अगर मैं बात करूं n1 की वैल्यू, तो तुम यहाँ पे n1 की वैल्यू क्या बोलोगे? सर यहाँ पे n1 की वैल्यू 4 है और n2 की वैल्यू 5, 6, 7 डॉट 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 है। तो ये जो सीरीज आपका बना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? ब्रैकेट सीरीज। कौन सा सीरीज बोला जाता है? ब्रैकेट। इसी तरह से सो ऑन, ये स्पेक्ट्रम आपको कहीं ना कहीं दिखेगा। तो जो मैंने आपको बैक साइड लिख दिया, ये याद रखना, वो थोड़ा सा मैंने वहां बाय मिस्टेक लिख दिया था, तो यहाँ पे इस चीज को ध्यान रखना। ये है आपका पूरा लाइमन, बाल्मर, ब्रैकेट, फंड एंड हम्फ्री सीरीज। अब अगर आपसे पूछे लाइमन सीरीज किस रीजन में लाई करता है, तो बोलोगे यूवी में। बाल्मर किस रीजन में लाई करता है? विजिबल में। और ये बाकी सब जो होते हैं इंफ्रारेड रीजन में आते हैं। मींस अगर आपसे पूछे कौन सा जो है आपको सीरीज विजिबल सीरीज है, तो किस सीरीज को आप नेकेड आई से देख सकते हो, यानी विजिबल कर सकते हो, तो याद रखना सिर्फ एक ही सीरीज है जिसको हम देख सकते हैं, वो है बामर सीरीज। क्योंकि बामर सीरीज जो होते हैं विजिबल रीजन में आते हैं, 4000 से 7000 एंगस्ट्रॉम। अब ध्यान से देखना, अब मैं बोलूं कि ये देखो, तो यहां पे इस लाइन का वेवलेंथ कैसे निकालेंगे? इस लाइन के लिए n1 और n2 की वैल्यू, माइक ऑन करो और जल्दी से बताओ। बाल्मर सीरीज के लास्ट लाइन के लिए n1 की वैल्यू 2 और n2 की वैल्यू इंफिनिटिव। लिखो कॉपी में, लिमिटिंग लाइन और लास्ट लाइन, लिमिटिंग लाइन और लास्ट लाइन, याद रखना। अब अगर आपसे कोई पूछे
लाइमन सीरीज के लिए लिमिटिंग लाइन ऑन करो, वीडियो ऑन करो। स्वाति बताओ, स्वाति लाइमन सीरीज के लिए लिमिटिंग लाइन n1 n2 की वैल्यू। n1 is equal to 1, हम्म, n2 is equal to infinity. याद रखना, कभी कभी नीट के क्वेश्चंस में आ चुके हैं ये। दे आर आस्किंग फाइंड आउट द लिमिटिंग लाइन और सीरीज लिमिट, फाइंड आउट द वेवलेंथ ऑफ द सीरीज लिमिट ऑफ लाइमन सीरीज। बच्चा समझ सीरीज लिमिट क्या होता है? सीरीज लिमिट कुछ नहीं, कहां एंड किया आपने, आप इससे ज्यादा जा ही नहीं सकते इन्फिनिटिव से। तो याद रखना किसी भी सीरीज का लास्ट लाइन के लिए n2 की वैल्यू हमेशा इन्फिनिटिव होती है। अगर मैं बात करूं पास्कल सीरीज की, तो पास्कल सीरीज के लिए अगर कोई पूछे सीरीज लिमिट बताओ यानी लिमिटिंग लाइन बताओ, तो n1 इज इक्वल टू 3, लेकिन n2 इज इक्वल टू हमेशा इन्फिनिटिव हो जाएगा। आया समझ में इस चीज को? आई थिंक ये सारी चीजें अगर आपके समझ में आ रही है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं आ रही है तो बहुत दिक्कत है। चलिए प्रिया, प्रिया नाम है ना आपका? जी सर। हाँ चलिए, अब ध्यान से देखिए, बाकी बच्चे ध्यान देना, और जो जो मैं स्पेशली मार्क करके बोलता हूँ उसको लिखते जाओ। सीरीज लिमिट, लास्ट लाइन ऑफ द सीरीज, ये दिख रहा है आपको, ये लाइन, ये हाँ दिख रहा है सर। आपको ब्रैकेट सीरीज। चलिए ब्रैकेट सीरीज के लिए गामा लाइन, गामा लाइन के लिए n1 और n2 की वैल्यू बताइए। n1 4, n2 7। अरे वाह, बहुत अच्छा। अच्छा, क्या ट्रिक लगाया आपने इसमें, मुझे बताओ। सर गामा लाइन मतलब थर्ड लाइन। हाँ यस, गामा लाइन मतलब थर्ड लाइन, थर्ड लाइन मतलब 4+3 कर दो, मतलब वो जो टेक्निक है ना उसमें इस तरह से मॉडिफिकेशन होता है। और अगर यहां से पूछता बीटा लाइन मतलब सेकेंड लाइन, मैंने 4+2 6, यानी n2 की वैल्यू 6 होगी। तो इस तरीके से हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए बहुत अच्छा, अब बताइए, ये सीरीज दिख रहा है, इस सीरीज में अल्फा बीटा और गामा लाइन में किसका वेवलेंथ ज्यादा होगा? इस सीरीज में अल्फा बीटा और गामा लाइन में किसका वेवलेंथ ज्यादा और किसका कम? सोच के जल्दी बताओ। करते हैं बच्चे और कहां नहीं। अगर मैं बोलूं बामर सीरीज, ठीक है, थोड़ा ध्यान से समझना, बामर सीरीज का फर्स्ट लाइन मतलब अल्फा लाइन, फर्स्ट लाइन के लिए वेवलेंथ निकालो तो आप तुरंत फॉर्मूला लगाओगे, सर 1/λ इज इक्वल टू RH, हाइड्रोजन एटम लिया तो जेड की वैल्यू 1, n1 का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर माइनस, सॉरी यहाँ पे बामर सीरीज n1 की जगह 2, यानी बामर सीरीज के फर्स्ट लाइन के लिए n1 की जगह 2 और n2 के जगह क्या होता है 3, तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर किया, ऐसे ही किया। RH की वैल्यू क्या होती है 109678 पर सेंटीमीटर होती है। तो चलो लेमडा निकाल के मुझे बताओ तो क्या आता है। और एक मिनट, बामर सीरीज का सेकेंड लाइन के लिए लेमडा, जिसको बीटा लाइन बोलते हैं, ठीक है, अब बीटा लाइन के लिए फिर से n1 की वैल्यू 2 और n2 की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी 4, फॉर्मूला लगाओ, और दोनों के लिए मैंने मान लिया बामर सीरीज के फर्स्ट लाइन को लेमडा 1 और सेकेंड लाइन को लेमडा 2, दोनों का वेवलेंथ निकाल के देखो तो, और जो अभी आपने बोला वो सही है या नहीं उसको प्रूफ करके बताओ तो, सारे चेक करके बताओ, देखो तो क्या समझ में आता है। श्रेया आपको सुनाई पड़ रही है मेरी आवाज? हाँ सर। हाँ ध्यान देना, आपने क्या बोला कि सर बिल्कुल बिल्कुल, मैं भी होता तो मैं ही बोलता, क्योंकि मैं यूवी से इंफ्रारेड जा रहा हूं, तो मेरे अकॉर्डिंग सर इधर से इधर जा रहे हैं तो फर्स्ट लाइन अल्फा आती है, देन बीटा आती है, देन गामा आती है, तो डेफिनेटली सर अल्फा की कम होगी, बीटा की उससे थोड़ी ज्यादा और गामा की सबसे ज्यादा। यही तो आपका आंसर था, है ना, गामा की ज्यादा और अल्फा की कम, एम आई राइट? यस सर। सर अब पर ये अच्छे, गलत। हाँ हाँ हाँ, तो यही तो मैं बताना चाहता हूं कि मिसकंसेप्शन बच्चे कहाँ करते हैं। स्टार बनाइए, कॉपी में लिखिए, ऐसा कंसेप्ट मत रखना अपने दिमाग में। विजिबल का मतलब ये लॉजिक नहीं, विजिबल में बामर है और बामर को ही बहुत सारे लाइन है, तो फर्स्ट लाइन का वेवलेंथ कम नहीं, फर्स्ट लाइन का वेवलेंथ सबसे ज्यादा होता है। स्टार बना के लिखो, फर्स्ट लाइन ऑफ एनी सीरीज, लिखिए कॉपी में, फर्स्ट लाइन ऑफ एनी सीरीज इज कॉल्ड, यही तो मैं आपको बताना चाहता था, इतना जो मैं एलाबोरेट करता हूं इसीलिए तो करता हूं ताकि मिस्टेक करो और सीखो कहां मिस्टेक किया। लिखिए, फर्स्ट लाइन ऑफ एनी सीरीज इज कॉल्ड लाइन ऑफ लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, लाइन ऑफ लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, और लाइन ऑफ शॉर्टेस्ट एनर्जी, और लाइन ऑफ शॉर्टेस्ट एनर्जी, और लाइन ऑफ
शॉर्टेस्ट फ्रीक्वेंसी और लाइन ऑफ शॉर्टेस्ट फ्रीक्वेंसी। लिख लिया सबने? नेक्स्ट लिखिए, लास्ट लाइन ऑफ एनी सीरीज और सीरीज लिमिट, लास्ट लाइन ऑफ एनी सीरीज और सीरीज लिमिट is called line of shortest wavelength, is called line of shortest wavelength और line of highest energy और line of highest energy और line of highest frequency और line of highest frequency। लिख लिया? तो बच्चा लोग थोड़ा चीजें समझो, हमेशा रट्टा मत लगाओ, आपको समझना होगा बता मैं टीचर क्या रहा है, क्या बोलना चाहता है वो। आपको पता है ये वाला लॉजिक बिल्कुल सही है, एकदम सही हम लेमडा पर, लेकिन आपने क्या देखा, इंफ्रारेड रिबन रीजन में ही बहुत सारे सीरीज हैं, तो क्या आपने कैलकुलेशन करके चेक किया कि ऐसा कुछ होता है? आपने देखा रे सर मैं अभी आप गलत करके आ जाते हैं। तो याद रखना, इस चीजों को समझ के हम आगे बढ़ सकते हैं, बिना समझे कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। चलिए अब आप मुझे बताइए, सबके आंसर आने चाहिए। थर्ड लाइन ऑफ फंड सीरीज और फोर्थ लाइन ऑफ फंड सीरीज के वैल्यू बताते जाओ और वेवलेंथ का भी कंपैरिजन करना, किस लाइन का वेवलेंथ ज्यादा और किस लाइन का वेवलेंथ कम। चलिए फर्स्ट, थर्ड लाइन ऑफ फंड सीरीज, चैट बॉक्स में भी लिख के बता सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। फंड सीरीज के लिए N1 की वैल्यू तो मुझे भी पता है 5 है। अच्छा थर्ड लाइन पूछा तो, क्या करोगे? नहीं, फंड है अनमोल, फंड सीरीज है ना, लाइमन बार्मर पास्कन ब्रैकेट फंड एंड हम्फ्री, ऐसे याद करो। फंड 5वें लाइन पे आता है ना। हाँ N1 की वैल्यू 5 है। अच्छा देखो ये थर्ड लाइन है ना, अब देखो टेक्निक समझ लो एक बार, आप लोग जानते हो थर्ड लाइन है तो जो N2 की वैल्यू होगी ना, N1 पे 3 ऐड कर दो, 5 + 3 8 खत्म। ये फोर्थ लाइन है, N1 में क्या ऐड कर दो, फोर्थ लाइन है 4 ऐड कर दो 9। ये टेक्निक है। अगर मैं बोलूं सिक्स लाइन ऑफ हम्फ्री सीरीज, जल्दी बताओ, सिक्स लाइन ऑफ हम्फ्री सीरीज, ये सबको एक क्वेश्चन आएगा ही। अरे वाह आ भी गया आंसर। सिक्स लाइन ऑफ हम्फ्री सीरीज, देखो N1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 6 और N2 की वैल्यू क्या हो जाएगी। अब देखो ये देखो 6 है, N1 की वैल्यू 6 है, 6 + 6 12 कर दो, खत्म कहानी। ये टेक्निक है, तुरंत यूज करो काम आ जाएगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। चलिए सेवेंथ लाइन ऑफ पास्कन सीरीज, सेवेंथ, जल्दी जल्दी आंसर करो ताकि इतना कॉन्फिडेंस आ जाए कि क्वेश्चन छूटे ही नहीं। सेवेंथ लाइन, हाँ बहुत अच्छा, इतना ही फास्ट आना चाहिए। सेवेंथ लाइन, N1 की वैल्यू तो आपको पता है कभी नहीं बदलेगी 3, N2 की वैल्यू यहाँ 7 है, 3 + 7 10, तुरंत लिख लो, खत्म हो गया आपका। बहुत अच्छा, बहुत अच्छी बात है, मतलब सीख गए हो। बहुत अच्छा। चलिए यहां तक तो आप सीख चुके हो, इतनी सीरीज होती है, कौन विजिबल रीजन में होता है, कौन इंफ्रारेड रीजन में होता है, कैसे सीरीज निकालते हैं, फर्स्ट लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, सेकेंड लाइन को क्या बोलते हैं, ये सब चीज आपने सीख लिया। तो अब मुझे थोड़ा सा एक चीज बताओगे, इंटेंसिटीज ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन हमको ढूंढना है। एक लास्ट टॉपिक है आज के क्लास का, इंटेंसिटीज ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन। मैंने छोटा सा ले लिया लाइमन सीरीज के लिए, ठीक है, ध्यान देना। अब पहला आपको लाइन दिखेगा जब 2 से 1 पे जाएंगे, पता ही है ये पहला लाइन है। उसके बाद
3 से 1 पे जाएंगे, ये दूसरा लाइन है। ये मैंने मान लिया ये फर्स्ट लाइन है, ठीक है। ये मैंने मान लिया सेकेंड लाइन है। और फिर मैंने 4 से मान लिया 1 पे आ गया, ये मैंने मान लिया थर्ड लाइन है, जिसको तुम अल्फा बोल दो, बीटा बोल लो या गामा बोल लो, जो आपके मन में आ जाए। अब बताओ किस लाइन की इंटेंसिटी ज्यादा, किस लाइन की इंटेंसिटी ज्यादा? देखो कौन बता सकता है। और खैर इसका तो मैं पीडीएफ भेज ही देता हूं, लेकिन कॉपी में आपके होने चाहिए, नोट्स तो मैं भेज ही दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर भी ये चीजों को आपको समझ में आना चाहिए। चलो मैं क्लास एंड करने वाला हूं। किसी को अभी तक कोई भी डाउट है तो पूछ सकते हो। अगर कहीं पर भी थोड़ा सा भी डाउट है, कुछ मिसिंग है, तो आप क्वेश्चन